हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से, जो आपका सब्जेक्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो काफ़ी होगा। और ये आपकी वन शॉट वीडियो है। इट मीन्स अगर आपका पूरा जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आप अगर हमारी ये एक वीडियो देखेंगे तो आपको मोस्टली टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे हम टाइम टू टाइम पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं, तो आप मेक श्योर इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद सबसे पहला टॉपिक है हमारा, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। मींस जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अमेरिका एक ऐसा देश जहां पे राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। आप अगर भारत के साथ कंपैरिजन करो तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, फॉर्मल होते हैं बस। लेकिन अमेरिका में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति का कद बहुत ज्यादा ऊंचा होता है अमेरिका के कंटेक्स्ट में। तो अभी फिलहाल जो बाइडन, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 2024 में, तो जो बाइडन वर्तमान राष्ट्रपति यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले अमेरिका की जो सरकार है वो कैसे काम करती है समझो। अमेरिका की सरकार में एक कार्यपालिका है, दूसरी विधायिका है और तीसरा है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका के अंदर, वो राज्य का प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। तो दोनों तरीके से मेन मुखिया जो है वो राष्ट्रपति माना जाता है अमेरिका में। और उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। कानून को वीटो करना, मींस अगर संसद में कोई कानून बना है, राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रहा, तो वो उस चीज को निषेध अधिकार का यूज करते हुए नकार सकता है। और संघीय अधिकारियों को नियुक्त करना, मींस बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके साथ साथ सशस्त्र बल जो होते हैं उनका कमांडर इन चीफ भी राष्ट्रपति ही होता है अमेरिका का। तो ये आप इसकी कुछ शक्तियां याद रखिएगा। और इसके बाद है, राष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 2 कार्यकाल के साथ, मींस एक बारी जीता फिर उसके बाद दूसरी बारी जीता, बस 2 बारी ही जीत सकता है मैक्स टू मैक्स। 4 साल का उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। 4 साल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 साल का कार्यकाल और सीनेटर जो होता है वो 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। अब देखो ये क्या होता है, प्रतिनिधि सभा और सीनेटर 2 भाग होते हैं पार्लियामेंट के अमेरिका में। जैसे हमारे भारत के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा संसद होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, और एक होता है आपका राज्यसभा। तो कुछ इसी तरीके से अमेरिका में क्या होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके अंदर एक होता है सीनेट। सीनेट जो होता है वो ऊपरी सभा होती है, या कह सकते हो ऊपरी जो होता है अपर चैम्बर होता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। और द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट जो है वो ऊपरी होता है। एंड द लोअर चैम्बर ऑफ कांग्रेस जो कि कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि प्रतिनिधि सभा, ये लोअर आप कह सकते हो कि होता है, ये निम्न में होता है। और जो मैंने आपको बताया जो ऊपरी होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, सीनेट होता है। जो निचला सदन होता है उसको कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। तो ये आप डिफरेंस याद रखना, 2 तरीके में बांटा गया है उसको। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपका नजर आता है जो अमेरिका की तरफ, जहां अगर आप जाओगे, जैसे हमारा संसद भवन होता है तो कुछ इस तरीके से अमेरिका में नजर आता है, जहां पे मेन यहाँ पे स्पीकर बैठा होगा, यहाँ पे चारों तरफ जो है वो नेता वगैरह बैठे होंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ चलता है। अबे अमेरिका एक संघीय प्रणाली है, मींस अमेरिका के अंदर जो है ना वो शक्तियां संघ में डिवाइडेड है। अमेरिका और उसके जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के पास शक्तियां बांट रखी है। संघवाद का मतलब है शक्तियों का बंटवारा कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। किसी एक के पास सारी शक्तियां नहीं होती। और यानी कि शक्ति जो है वो राष्ट्रीय सरकार और राज्य लेवल पे सरकारों के बीच में बांटी जाती है। और ये एक मजबूत केंद्रीय सरकार को बनाए रखता है, ठीक है। और कुछ हद तक स्थानीय लेवल पर भी जो राज्य होते हैं उनको भी थोड़ी स्वायत्ता मिल जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आप अगर देखोगे
जो न्यायिक शाखा होती है, जो हमारा सरकार का अंग होता है न्यायपालिका, वो अमेरिका के अंदर आप अगर देखोगे वो स्वतंत्र होता है। मींस उसमें नेताओं का, सरकार का कोई रोल नहीं होता, और कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदारी जो है वो न्यायपालिका के पास होती है। क्या सही क्या गलत क्या कानूनी है वो न्यायपालिका बताती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सहित संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मींस जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मेन मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कौन जो है नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है अमेरिका का। अब आगे बढ़े तो अमेरिकी संविधान में अधिकारों का एक विधेयक शामिल है। मींस जो अमेरिका का एक संविधान है उसमें अधिकारों के बारे में कुछ बात कही गई है, ठीक है, जो कि मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को रेखांकित करते हैं। मींस वो जो पूरा एक आप अगर देखोगे जो संविधान के अंदर जो अधिकारों के बारे में दिया गया है ना, इस चीज का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसके अंदर जो कुछ अधिकार है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपना धर्म फॉलो करने की स्वतंत्रता है, आप अपनी सुनवाई करवा सकते हो निष्पक्ष रूप से, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हो। ये ऐसे अधिकार हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब आगे बढ़े तो अमेरिका अपने नेताओं को चुनने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली का इस्तेमाल करता है। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है, लोग प्रत्यक्ष रूप से अब जाओगे वहां पे, ईवीएम का बटन दबाओगे और अपने नेता को चुनोगे, ऐसा होता है। और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। मींस अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र ही होता है, जहां पे लोग जा रहे हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। और नेता जो होगा वो लोगों के प्रति जवाबदेह होगा, लोग जो है उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, नेता को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं जवाब देगा तो पद से हटा भी दिया जाएगा। दो दलीय प्रणाली, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दो दल मींस दो पॉलिटिकल पार्टीज। अमेरिका क्या है, शुरुआत से ही वहां पे दो दलीय प्रणाली चलती है, जिसमें एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को डेमोक्रेट्स कहा जाता है और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को रिपब्लिकन्स कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप देखोगे ये डेमोक्रेट्स का एक उदाहरण है जो बाइडेन, जो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप। ये दोनों अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के बीच अक्सर जो है मेन मुकाबला था अभी कुछ टाइम से, एक तरफ जो बाइडेन, एक तरफ जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये दोनों अलग अलग पार्टी से आते हैं और इनकी दो ही पार्टियां होती है अमेरिका में, मैंने आपको बता दिया, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त उदाहरणों के साथ एकात्मक और संघीय राजनीतिक प्रणालियों के बीच अंतर स्पष्ट करो। तो देखते हैं इसमें यूनिटरी एंड फेडरल जो प्रणाली होती है, एकात्मक और संघीय, इसमें क्या अंतर है। तो एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था जो आपकी होगी, इसमें केंद्र या कोई एक ही सरकार के पास सारी शक्तियां होंगी। मींस इसमें क्या है, एकात्मक, एक के पास सब कुछ है। तो उपराष्ट्रीय सरकारें जैसे राज्य या प्रांत, वो अपना अधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त करेंगी। मींस जो राज्य सरकार को पावर मिलेगी वो सारी पावर उसको केंद्र सरकार से ही मिलेगी और इसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। मींस जो राज्य सरकारें हैं, छोटे लेवल की सरकारें हैं, उनको एक तकड़ी जो बड़ी केंद्र सरकार होगी वो कभी भी हटा सकती है। ये एकात्मक प्रणाली की विशेषता है। और इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, केंद्रीकृत होती है इसमें शक्ति। मींस जो सारी की सारी मेन पावर होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी। और सीमित स्वायत्ता, इसका मतलब क्या होता है, जो छोटी सरकारें होती हैं, एक तो होती है राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, जैसे हमारे देश में बीजेपी होती है ना, तो ऐसे ही जो छोटी सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती। और समान कानून, कानून और नीतियां आमतौर पर पूरे देश में एक समान लागू किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार ने कानून बना दिया वो पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा। फिर इसके बाद है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे है फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर क्या है, जो फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रीय सरकार होती है उसके पास सारी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, और जो स्थानीय सरकारें होती हैं छोटी लेवल की, वहां पे उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती। ऐसा ही एक उदाहरण है चाइना का। चाइना क्या है, एकात्मक प्रणाली फॉलो करता है। मींस वहां पे जो बीजिंग है वहां से सारी सत्ता कंट्रोल होती है और केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियां होती हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब है संघीय राजनीतिक व्यवस्था। अब संघीय में क्या होता है, देखो भाई इसका थोड़ा सा उल्टा है। संघीय व्यवस्था में सत्ता को केंद्रीय और राष्ट्रीय सरकारों
और छोटी मोटी जो सरकारें, प्रांतीय सरकार होती हैं, स्थानीय शासन होता है, उस तक शक्तियों को बांटा जाता है। ओके, तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है। तो एक तो साझा की जाती है शक्तियों को, केंद्र और जो राज्य सरकारें होती हैं वो सरकारें जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। जो केंद्र सरकार है वो अपने मुद्दों को देखेगी, जो राज्य सरकार है वो अपने मुद्दों को देखेगी, प्रांतीय लेवल की सरकार है तो वो अपने मुद्दों को देखेगी। इसके अलावा विविध कानूनों में डिफरेंस हो सकता है भाई, हो सकता है कि यहाँ पे उपराष्ट्रीय सरकारों के पास ऐसे कानून बनाने और लागू करने की शक्ति होती है जो वो सिर्फ अपने क्षेत्र में ही लागू कर सकते हैं। तो इनको ये राइट होता है कि ये अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में कानून बना सकते हैं और वहां उसे लागू कर सकते हैं, जबकि पूरे देश में नहीं लागू होगा वो। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय प्रणाली के तहत काम करता है, जहां शक्तियों को वॉशिंगटन डीसी में संघीय सरकार, और इसकी मेन पावर है वो वॉशिंगटन डीसी में रहती है संघीय सरकार के पास में, और बाकी राज्य सरकारों को भी शक्तियां बांट दी जाती हैं। सो हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है, जैसे हमारे भारत में भी संघवाद है, तो जितने राज्य होते हैं वहां के मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने राज्य के लिए काम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये चलता है। जर्मनी इसका एक और एग्जाम्पल है। जर्मनी में भी संघीय व्यवस्था का पालन किया जाता है, जहां शक्तियों को संघीय सरकार और 16 अलग अलग राज्यों के बीच में डिवाइड किया जाता है, जहां राज्यों को लैंडर कहा जाता है जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा इधर भी होता है। तो हर राज्य की अपनी सरकार होती है, अपनी एक विधानसभा होती है जहां पे सभी राज्य के एमएलए बैठते हैं, और उन्हें शिक्षा, पुलिस व्यवस्था और अपना जो भी कुछ मुद्दे होते हैं उसके ऊपर कानून वगैरह बनाने के पूरा एक मतलब एक अधिकार होता है। अगला सवाल है हमारे सामने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ये चुनाव कराने की एक प्रणाली होती है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो समझते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। तो चुनावी प्रणालियां, देखो कहीं भी आप चुनाव करवाओगे कोई ना कोई प्रणाली तो होती है जिसके तहत वो चुनाव करवाया जाएगा कि भाई रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि चुनावी प्रणालियां ही ये निर्धारित करती हैं कि भाई वोटों को संसद या विधानसभा जैसे प्रतिनिधि निकाय में सीटों में कैसे परिवर्तित किया जाए, कि जो लोग वोट डालेंगे, ठीक है, उनकी सीटें कैसे बनेंगी, ये कैसे डिसाइड होता है चुनावी प्रणालियों से। तो किसी प्रणाली में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये प्रणाली क्या है, बहुत सिंपल, जिसके पास मेजोरिटी वो जीत जाएगा। ठीक है, अभी आगे आपको एग्जांपल दूंगा। ये सबसे, आप ये समझ लो, इजी है समझने में, क्योंकि जो सबसे अधिक वोट पाएगा वो उम्मीदवार इसमें जीत जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर एकल सदस्यीय जिलों में किया जाता है, मींस जहां प्रत्येक जिला और विधायी निकाय के लिए प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। मींस कोई एक क्षेत्र होगा, एक जिला होगा, एक आपका विधानसभा क्षेत्र होगा, वहां से आपका एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, इस पार्टी का फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए का एक उम्मीदवार होगा, बी पार्टी का एक उम्मीदवार होगा, सी पार्टी का एक उम्मीदवार होगा। इसमें से जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। ओके, सो बहुलता की जीत मानी जाती है, मींस सबसे अधिक वोट पाने वाला जो उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीत जाएगा, और पूर्ण बहुमत जिसको हासिल होगी। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं एक चीज और है, मान लो कोई पार्टी है, फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी है, उसको पूरे राज्य में जो है बहुमत मिले या ना मिले, बट अगर उसके एमएलए को अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वो एमएलए बनेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी को बहुमत लानी पड़ेगी उसके बाद वो विधानसभा क्षेत्र से जीतेगा, नो, यहाँ पे क्या चलता है, जो ज्यादा वोट ला रहा है उम्मीदवार वो जीत जाएगा। तो ये सीधा, और मतलब आप देखोगे मतदाताओं को, मतलब जो वोटर्स होते हैं उनको भी समझने में आसान है कि भाई 10,000 वोट से हार गया, 20,000 वोट से हार गया, 5,000 वोट से हार गया, मतलब इससे समझ आ जाता है सीधा सीधा आपको कि भाई हाँ, जो ज्यादा वोट ला रहा है वो जीत जाएगा। सो यह अक्सर दो दलीय प्रणाली की ओर ले जाता है, जहां पर हर मतलब दो पार्टियां हावी होती हैं। मान लो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, अब दोनों के बीच मुकाबला चलेगा, कौन ज्यादा वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, कभी कभी छोटी पार्टियां नहीं जीत पाती, जो बहुत पुरानी पुरानी पार्टियां होती हैं उनके बीच में टक्कर ज्यादा देखने को मिलती है, छोटी पार्टियों को ज्यादा वोट नहीं मिलते। तो इसके परिणाम स्वरूप उन पार्टियों या उम्मीदवारों का आप अगर देखोगे प्रतिनिधित्व सही नहीं हो पाता थोड़ा सा, जिनके पास विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मजबूत समर्थन होता है। अब यहाँ पे देखो, कुछ पार्टियों के ना इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहां से उनको समर्थन मिलना ही मिलना है। ठीक है,
तो ऐसे क्षेत्रों में जब सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को ही विनर माना जाएगा, तो जो छोटी मोटी पार्टियां होंगी ना, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी इस क्षेत्र में, ये बताया जा रहा है आपको। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए को 40% वोट मिले, कैंडिडेट बी को 35% वोट मिले, कैंडिडेट सी को 25% वोट मिले। अब मैं आपसे पूछूं चुनाव कौन जीतेगा, तो सिंपल सी बात है, जो 40% वाला है वो आपका कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ये इसलिए समझने में भी थोड़ा सा आसान था। अब है अधिनायकवादी सत्तावादी शासन से आप क्या समझते हो, या सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन के बीच तुलना करो। ये प्रश्न बहुत बारी पूछा गया है आपसे, तो मैं इसीलिए आपको करा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो सत्तावादी शासन की जो व्यवस्था होती है उसको समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सत्तावादी शासन जहां एक व्यक्ति अपने मन की चलाता हो, जहां पे उसे जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता हो, किसी की ना सुनता हो, ठीक है, जो अपने अकॉर्डिंग वो सबके अधिकार भी छीन लेता हो, किसको कितना अधिकार देना है वो खुद डिसाइड करता हो, जहां लोगों की राय बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, तो ऐसे में इसको हम अधिनायकवाद सत्तावादी शासन प्रणाली कह सकते हैं। सो एक सत्तावादी शासन सरकार एक ऐसा रूप होती है सरकार का जहां केंद्रीकृत शक्ति होती है, एक ही बंदे के पास सारी की सारी पावर्स होंगी। और ऐसे शासनों में क्या होता है, राजनीतिक शक्ति आमतौर पर एक ही नेता के पास होती है, सारी शक्ति वही संभालेगा। जैसे किम जोंग उन, वो एक ऐसा तानाशाह है जो सारा अपने हिसाब से सब कुछ करता है। तो इसी का ये बेस्ट एग्जाम्पल था, किम जोंग, कोरिया वाला। तो इसमें क्या होता है, राजनीतिक भागीदारी बहुत सीमित होती है, क्योंकि सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में, ठीक है, इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती भाई। जहां पर अधिनायकवाद होगा, सत्तावादी प्रणाली होगी, उधर नागरिकों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। और यदि चुनाव होते हैं तो जो सत्तारूढ़ दल होगा या कोई एक नेता होगा, वो ही मतलब सब कुछ संभालेगा। हो सकता है वो हेर फेर भी कर ले, और कुछ भी करके वो खुद को सत्ता में ही रखेगा। नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, अक्सर ऐसी प्रणालियों में देखा गया है, भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं होती। आप अपना मुंह वहीं खोल सकते हो जितना आपसे खोलने की अपेक्षा की जाए। आप ज्यादा बोलोगे तो आपको मौत का सामना भी करना पड़ सकता है, खासकर कोरिया जैसे देशों में जहां किम जोंग उन जैसे तानाशाह होते हैं। और आपको कोई सभा मीटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। आपकी जो मीडिया होता है, प्रेस होता है, उसकी स्वतंत्रता पर भी एक अंकुश लगा दिया जाता है इस प्रणाली में। ओके, केंद्रीकृत नियंत्रण होता है, मींस जो सरकार होगी वो अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और बाकी के संस्थानों पर पूरा कंट्रोल रखेगी, अक्सर उन्हें सत्ता बनाए रखने के लिए और विपक्ष को दबाने के लिए यूज करेगी जो सरकार होगी। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही तो इसमें होती ही नहीं है भाई। किम जोंग उन कुछ करेगा तो आप उससे कौन होते हो सवाल करने वाले, आप जाओगे तो वो मार देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में मार देगा मतलब कोरिया के लोग जो वहां पे रहते हैं, हमें क्यों कोई मारेगा। तो भाई सत्तावादी शासन में अक्सर शासन में जो होता है पारदर्शिता का अभाव होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जो मन कर रहा है वो कर रहा है, खुलेआम कर रहा है या छुपा के कर रहा है। आप ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि ये काम कैसे हुआ, मुझे इसका हिसाब दो। अगर हिसाब मांगोगे तो फिर वहां पे आपको मौत मिलती है। सो ऐसे में उन्हें जनता या स्वतंत्र संस्थानों के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, मींस वो जवाबदेही नहीं होती ऐसी व्यवस्थाओं में। ओके, अब है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। बहुत बारी आपने सुना होगा लोकतांत्रिक शासन, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए जो शासन व्यवस्था होती है वो लोकतंत्र होती है, जहां लोग स्वयं अपने द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो फिर उस क्षेत्र के लिए काम करते हैं। सो डेमोक्रेसी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, जहां पे लोग अपने खुद के पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं अपने हिसाब से, और अगर वो उम्मीदवार उनके अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसको वो अगले चुनावों में हटा भी सकते हैं कभी भी अपने वोट के पावर के माध्यम से, ठीक है। तो होता क्या है, एक लोकतांत्रिक शासन सरकार का एक ऐसा रूप होता है जहां राजनीतिक समानता होगी, कानून का शासन होगा, मींस सभी लोगों को कानून की नजर में बराबर समझा जाएगा, और व्यक्तिगत अधिकार होंगे सभी के पास, और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी पड़ेगी वहां की सरकार को। ओके, कि लोगों की स्वतंत्रता कोई छीने ना। और लोकतांत्रिक प्रणालियों में सत्ता जो होती है वो शासितों, मींस जो लोग हैं, जो जनता है, लोगों की सहमति से ही सरकार बनती है। जिनको लोग पसंद करेंगे वही जनता के द्वारा चुने गए नेता जो होंगे वो सरकार में बैठेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं
कि जो भी मतलब अधिकार वगैरह होते हैं वो इसमें सबको दिए जाते हैं। राजनीतिक भागीदारी, तो नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है, अपनी राय बताने का अधिकार होता है, राजनीतिक जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें नागरिक भाग लेते हैं, ओके, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं, नियमित रूप से होते हैं हर 5 साल में भारत के अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब है नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार। तो होता क्या है, लोकतांत्रिक शासन में आप भाषण दे सकते हो, आप अपनी सभा एकत्रित कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपके प्रेस की पूरी स्वतंत्रता होती है, मीडिया नेताओं से सवाल करता है, ओके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आई होप आप इसको लिख तो लोगे अगर आपके पेपर में पूछता है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर या अधिनायकवाद में अंतर, तो आप इसको बता देंगे इस तरीके से। अब है कि इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में डिफरेंस समझो। आपको ये समझना है ये शक्ति है, ये पावर है, ये सरकार की शक्ति है, ये सिस्टम है। अब ये अगर बस एक के पास है तो ये केंद्रीकृत शक्ति है। अगर ये शक्ति आपने बांट दी, राज्यों के पास भी शक्तियां हैं, ठीक है, हर राज्य का अपना मुख्यमंत्री है, तो ये आपने शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। तो होता क्या है, लोकतांत्रिक प्रणालियों में सरकार की कई शाखाएं होती हैं, कई अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और 3 भागों में शक्तियां डिवाइड होती हैं पूरे सरकार की, ओके। और राज्य लेवल पर सरकारें होती हैं। फिर इसके अलावा पारदर्शिता भी होती है और जवाबदेही भी होती है। लोकतंत्र के अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको गड़बड़ लगती है सरकारी किसी भी संस्थान में, आप वहां से सवाल कर सकते हो और आपके सवाल को पूरा एक्नॉलेज करके जवाब दिया जाएगा, और जवाबदेही होती है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी पाई जाती है। अब हमारा अगला सवाल है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणालियों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, और आपके अनुसार इनमें से कौन सा लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर माना गया है, ओके। तो आपको एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय इन तीनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक दलीय के बारे में। एक दल का मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी। सो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो इसमें क्या होगा, एक दलीय प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल होगा कानूनी रूप से जो मान्यता प्राप्त होगा, और किसी को अधिकार नहीं होगा, ठीक है, पार्टी बनाने का। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध होगा, मींस कोई अपोजिशन होगा ही नहीं, ठीक है, और होगा भी तो वो सिर्फ नाम मात्र का होगा। उदाहरण के लिए चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, पुराने सोवियत संघ के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, ठीक है भाई। यहां से आप समझ सकते हो जैसे चाइना में एक ही पार्टी होती है और कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी को अधिकार है सब कुछ करने का, और ऐसा पहले सोवियत संघ में भी हुआ करता था। अब अगर हम आगे बढ़े, द्विदलीय व्यवस्था, इसमें क्या होता है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आपकी, ओके। जैसे अभी तक आपने पढ़ा एक पॉलिटिकल पार्टी, अब है इसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो 2 दलीय प्रणाली में 2 प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं जो बेसिकली चुनावों पर जिनका दबदबा होता है, और यही 2 दलों के बीच में चुनाव का मेन मुकाबला होता है। हालांकि अन्य पार्टियां भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर उनका प्रभाव बहुत कम होता है, ठीक है। और मेन जो चुनावी समर्थन होता है वो 2 पार्टियों को ही होता है इस व्यवस्था में। जैसे कि यूएसए के अंदर है 2 दलीय प्रणाली, एक तरफ होते हैं डेमोक्रेट्स और दूसरी तरफ होते हैं रिपब्लिकन्स, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। एक तरफ डेमोक्रेट्स, एक तरफ रिपब्लिकन्स, और ये 2 मेन पार्टियां होंगी, इन्हीं के बीच में चुनावी मुकाबला होगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ यू कैन सी, हम देखेंगे बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली जहां पे एक से ज्यादा पार्टियां होंगी, बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। सो ये कहलाता है बहुदलीय व्यवस्था, जहां किसी देश में बहुत सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां पाई जाती हैं। सो बहुदलीय प्रणाली में होता क्या है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां होंगी जो कंपटीशन में होती हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी, भारत और यूरोप के कई देशों में ये बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। और लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, ठीक है, तो आप यहां से अगर समझो तो भाई सामान्यतः बहुदलीय प्रणाली को सबसे बेस्ट माना जाता है। जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उतना ज्यादा से ज्यादा समावेशन होगा लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अलग अलग विचारधाराओं को सरकार में ला पाओगे। सो समावेशी दृष्टिकोण के हिसाब से तो देखा जाए तो बहुदलीय प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है फॉर लोकतंत्र, ठीक है। और वे समझौते और गठबंधन निर्माण को भी बढ़ावा देती हैं। मींस जब ज्यादा से ज्यादा पार्टियां होंगी, गठबंधन सरकारें बनेंगी, तो सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे,
ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है मतलब वहां पे वो डिस्कशंस होंगे, सो ऐसे में लोकतंत्र मजबूत होगा। ओके, हालांकि बहुदलीय प्रणाली मैनेजमेंट के मामले में बहुत जटिल होती है भाई, जितनी ज्यादा पार्टियां उतना ज्यादा फिर आपको ये भी पता है मैनेजमेंट पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत चुनौतियां होती हैं। विशेष रूप से सरकार को स्थिर बनाना बहुत मुश्किल होता है। मान लो कोई गठबंधन की सरकार है, उनके बीच में आपसी कोई मतभेद हो गया, सरकार टूट जाएगी, क्या करोगे भाई फिर आप? ठीक है, और निर्णय टाइम पर लेना है, और अगर मतलब गठबंधन सरकार है, बहुत बारी निर्णय डिले हो जाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। दूसरी ओर दो दलीय प्रणालियां बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं भाई। आप अगर देखोगे दो दलीय प्रणाली को ये माना जाता है कि सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक तो भाई कोई ज्यादा ऑप्शंस है ही नहीं, दो ही पार्टी है, या तो वो इस चीज के खिलाफ होगी किसी भी टॉपिक के, या उसके साथ होगी। तो आपको पता है अगर कोई सरकार आई है ऐसी जो उसके खिलाफ है, तो वो सारे काम खिलाफ में करेगी, आप कुछ भी कर लो। सो इसमें स्पष्ट हो जाता है दो दलीय में कि दो दल होंगे, दोनों के अपोजिट मतलब विचारधारा वाले होंगे वो दोनों, तो वो जिस भी विचारधारा वाले की पार्टी आई है वो अपने हिसाब से ही काम करती रहेगी, फिर सिंपल होगा समझने में। तो एक दलीय प्रणाली तो ये समझ लो लोकतंत्र के लिए सबसे बेकार है, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी होगी तो भाई फिर क्या, कैसा लोकतंत्र? जब लोग पक जाएंगे एक ही पार्टी को वोट डाल डालकर, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, तो ये लोकतंत्र तो नहीं है। ठीक है, सो ऐसे में कोई कंपटीशन ही नहीं होता इसके अंदर। तो इस तरीके से ये जो मैंने कुछ आपको सवाल कराए हैं, आप अगर इनको करके जाते हैं, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और एटलीस्ट आप इतना स्कोर कर लोगे कि आपको एक डिसेंट पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।